हेलो एवरीवन, यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स ऑलमोस्ट आ चुका है एंड सी सैट फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम। सो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ क्विक और स्मार्ट टिप्स डिस्कस करूंगी जिससे सी सैट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे। देखिए, सारे क्वेश्चंस सी सैट में टफ नहीं आते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व होगा, देखते ही आपको पता होगा, ट्रिक पता होगी आपको, तो आप कुछ ही सेकंड्स में उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे ही कुछ टिप्स डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है। ये यूपी पीसीएस में भी आता है, इसके अलावा यूपीएससी में भी कई बार इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है, और वो होता है रिपीट ईयर का क्वेश्चन। कि उन्होंने आपसे कोई ईयर उन्होंने मेंशन कर दी होगी और वो आपसे पूछेंगे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए, द कैलेंडर ऑफ 2020 विल रिपीट इट सेल्फ इन विच ईयर, यानी 2020 का कैलेंडर कब दोबारा रिपीट होगा। इसको करने की एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले आपको देखना है कि उन्होंने किस ईयर को मेंशन किया है, 2020। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो ईयर उन्होंने मेंशन किया है, क्या ये लीप ईयर है या ये नॉन लीप ईयर है। अगर तो ये लीप ईयर है, जैसे 2020 इज अ लीप ईयर, हमें कैसे पता चलता है कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं, तो हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। अगर तो ये 4 से डिविजिबल है, अगर हम 2020 को 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए, इसका मतलब है वो 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स इट इज़ अ लीप ईयर। सो 2020 इज अ लीप ईयर। तो जो भी ईयर लीप ईयर होती है उसका कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होता है। आफ्टर 28 ईयर्स आपको बस ये रट लेना है कि अगर तो ईयर लीप ईयर है तो यानी 28 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होगा। यानी 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो वो होगा 2048 में रिपीट। उसी तरीके से आप कोई भी और लीप ईयर देख लो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप इसमें 28 ऐड कर देंगे, सो इट विल बी 2044 में कैलेंडर रिपीट होगा। तो अगर तो लीप ईयर है तो आपको क्या करना है, आपको 28 ईयर उसमें ऐड कर देना है। अगर तो वो नॉन लीप ईयर है तो अब आपको ये देखना है कि वो नॉन लीप ईयर है तो लीप ईयर से कितना आगे है। अगर तो वो लीप ईयर से 1 साल आगे है, इफ इट इज 1 ईयर अहेड ऑफ द लीप ईयर, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2020 लीप ईयर है, 2021 क्या है, लीप ईयर में अगर हम 1 ऐड कर दें तो नॉन लीप ईयर मिल गई 2021, ये एक ही तो ज़्यादा है लीप ईयर से। तो इस केस में हम इसमें 6 ऐड करेंगे, तो इसका आंसर होगा 2027। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर जो ईयर दिया है वो लीप ईयर से 1 आगे है तो हम 6 ऐड करेंगे। अगर वो लीप ईयर से 2 आगे है, 20 है और 2020 लीप ईयर है, उन्होंने 2022 का रिपीट कैलेंडर पूछ लिया, या फिर 2023 का रिपीट ईयर कैलेंडर पूछ लिया, यानी 2 साल आगे या 3 साल आगे, उस केस में आप 11 ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2023 का रिपीट ईयर कब होगा, तो इसमें हम 11 ऐड कर देंगे, तो इट विल बी 2034। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, लीप ईयर है तो 28 साल, नेक्स्ट टू लीप ईयर है तो 6 साल, लीप ईयर से 2 साल बड़ा है, 2 साल आगे है तो 11 साल, 3 साल आगे है तो 11 साल। ठीक है, तो इट इज 28, 6 एंड 11 ईयर्स। ये आपको बस आपको ये नंबर याद रखना है। अब 2024 दे देंगे तो 23 तक तो आप समझ गए, 24 दे दिया तो भाई 24 फिर से लीप ईयर है, तो 28 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 2024 का रिपीट कैलेंडर कब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो है मिरर एंड वाटर इमेज इन क्लॉक। वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया कि मान लीजिए घड़ी में 10:40 हो रहे हैं, अब आप इसका मुझे मिरर इमेज बताओ, तो मिरर इमेज बताने के लिए या तो आप इसको 11/60 से माइनस करोगे या फिर 23/60 से। अब आप ये समझो, जब आप 24 आवर फॉर्मेट वाली क्लॉक देखोगे तो उसमें 11 को ही तो 23 कहा जाता है ना, तो ये वही चीज़ है। उसको 11/60 से माइनस करो या 23/60 से माइनस करो, बात एक ही है, क्योंकि 23 का मतलब तो 11 ही होता है ना। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई बोले कि 10:40 हो रहा है और मिरर इमेज बताओ, तो कुछ नहीं करना है, हम 11:60 से 10:40 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 1:20। यानी 10:40 का अगर हम मिरर इमेज निकालेंगे तो 1:20 आएगा। अब यहीं पे अगर आप मानो उन्होंने आपसे बोल दिया कि 12:20 का बताओ, तो इस केस में आप 11:60 से तो इसको अब आप कैसे माइनस करोगे, आप 11:60 से 12:20 को तो माइनस कर नहीं सकते, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस केस में आप 23:60 से इसे माइनस करोगे। 23:60 - 12:20 will give you
1140। तो यानी 1220 का मिरर इमेज आएगा 1140। ठीक है, तो बस आपको ये नंबर याद रखना है। 1160 मिरर इमेज के केस में, सॉरी नॉट वाटर इमेज, मिरर इमेज के केस में। अगर उन्होंने क्वेश्चन में आपसे वाटर इमेज पूछ लिया तो आप या तो उसको 630 से माइनस करोगे या फिर 1830। अगेन 6 को ही 18 कहते हैं। जब 24 आवर फॉर्मेट होती है, 24 आवर फॉर्मेट वाली वॉच होती है तो 18 का मतलब होता है 6। अगर 18:30 लिखा है इसका मतलब 6:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसी से सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगेन लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ 1040। अब वो आपसे बोल रहे हैं कि 1040 है, इसका वाटर इमेज बताओ। तो 630 से तो पॉसिबल नहीं है सब्ट्रैक्ट करना, तो आप 1830 से इसको माइनस करोगे, यानी 1830 माइनस 1040। अब आप यहाँ सोचोगे कि यार 30 में से 40 कैसे सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ से ये जो R वाला है हम यहाँ से 1 घंटा बोरो कर लेंगे। तो 1 घंटा बोरो कर लेंगे तो मतलब 60 मिनट्स बोरो किए हमने, तो ये टोटल हो गया 90 माइनस 40 गिव्स 50। यहाँ बचा 17 घंटे। अब 17 माइनस 10 इज 7:50, यानी 1040 का वाटर इमेज होगा 750। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही हलवा टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको यार ये नंबर याद है ना तो आप तुरंत इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं प्रॉफिट लॉस के या मार्क प्राइस वाले, डिस्काउंट वाले, टाइम डिस्टेंस स्पीड, उसमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, वो थोड़े टफ टू क्रैक होते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि आप गलती करो। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिर्फ माइनस करना है, मिरर इमेज में सिर्फ माइनस करना है। तो ये टाइप के क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व करना है। ये ईजी टू क्रैक है एंड दीज कैन बी डन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अच्छा, एक क्वेश्चन आता है जिसमें उन्होंने आपको टाइम दे रखा होगा और वो बोलेंगे कि मिनट और आवर हैंड के बीच का एंगल बताओ। जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड एट 5:30? 5:30 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 5:30 बजे। यानी जब घड़ी में 5:30 बज रहे हैं तो मिनट और आवर हैंड के बीच क्या एंगल है? तो इसको निकालने का सिंपल फॉर्मूला है मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मॉड लगा देने से क्या होगा कि हमेशा आंसर पॉजिटिव में आएगा। 30h माइनस 11/2 इंटू m। यहाँ पे 30 क्या है, सॉरी यहाँ पे h क्या है, सो h इज दिस एंड दिस 30 इज m। आप वैल्यू को पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से आपसे कोई भी किसी भी टाइम के बाद को मतलब कोई भी टाइम दे देंगे, मान लीजिए उन्होंने दे दिया 12:40 हो रहा है, तो आपका h क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपका h, 40 हो जाएगा आपका m। आप वैल्यू को पुट करोगे और आपको एंगल मिल जाएगा। तो इसमें भी आपको क्या याद रखना है, यू ओनली नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला एंड इट इज ईजी टू रिमेंबर। 30h माइनस 11/2 इंटू m। नेक्स्ट इज, मान लीजिए इफ़ यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन और वहाँ पे आपको किसी ऐसे 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है जिसमें जो यूनिट डिजिट है उसका सम 10 होता है और जो 10th प्लेस पे डिजिट है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए 5 + 5, यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है 5 एंड 5, दोनों का सम निकालेंगे तो 10 आएगा और यहाँ पे जो 10th डिजिट पे है वो सेम नंबर लिखा हुआ है। तो इस केस में जो सबसे ईजीएस्ट वे टू मल्टीप्लाई है दैट इज, इन दोनों को 5 × 5 करेंगे तो दैट इज 25 एज इट इज लिख देंगे, और जो 10th प्लेस पे जो दिया है इसको हम इसके एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 12। वेरी वेरी सिंपल। इसी तरीके से आप किसी का भी स्क्वायर बोलो, आप 45 का स्क्वायर बोलो, लेकिन आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो वंस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है, इसका सम 10 होना चाहिए और ये दोनों सेम होने चाहिए। इसका निकालेंगे तो 5 × 5 इज 25 एंड 4 × 5, वाई 5? क्योंकि हमें 4 को उसके जस्ट जो इमीडिएट बड़ा नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 5 4 = 20, सो 2025। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप 103 को मल्टीप्लाई करो 107 से, इस केस में आप क्या करोगे? अब आप कहोगे क्या इसमें भी ये लॉजिक लगेगा? तो बिल्कुल लगेगा। इसमें हम बीच से डिवाइड करेंगे, 7 + 3 इज 10 और यहाँ पे 10 और 10 है, तो यानी ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। सो इट विल बी 7 3 = 21, 10 × 11, इसके एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसके एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी 11 × 10 इज 110।
10. So this will be your answer. ठीक है, उसी तरीके से आप कोई भी और नंबर ले लो, जैसे 81 इंटू 89, 9 + 1 = 10, तो इसमें भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. 9 × 1 = 9, सिंगल डिजिट में नहीं लिखेंगे तो 09 लिखेंगे ऐसे, और 8 × 9 = 72. आ गया आपका आंसर. सो इस तरीके से आपको जो कुछ क्वेश्चंस है बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, नेक्स्ट इज रूल ऑफ डिविजिबिलिटी. वेरी वेरी इजी. जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि यार बहुत इसमें रखना पड़ेगा डिविजिबिलिटी के रूल में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है. देखिए, आप ध्यान से देखना. आप डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 4, 8, 16. अब आप ध्यान से देखो तो 2 को हम 2 to the power 1 लिख सकते हैं, 4 को हम 2 to the power 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 to the power 3 लिख सकते हैं, और 16 को 2 to the power 4 लिख सकते हैं. पहले आपको इतना आपको समझ आना चाहिए. अब अगर आपसे 2 की डिविजिबिलिटी का रूल पूछें कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, ये उस नंबर को देख के कैसे पता चलेगा. मान लीजिए मैं बहुत बड़ा नंबर लिख देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 7 8 9 0 4 2. ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं. एक तो तरीका है कि पूरा डिवाइड करने बैठो, लेकिन अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, या फिर उस नंबर के लास्ट जो डिजिट है, उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 0 है. फिर से मैं बोल रही हूँ, लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है या फिर लास्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है नंबर. 4 के केस में क्या होगा, 4 को हम लिखते हैं 2 to the power 2. अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसके लास्ट 2 डिजिट्स, फॉर एग्जाम्पल पहले देखो क्वेश्चन, पहले हम एक नंबर देखते हैं. 2 3 7 8 9 0 2 4. ठीक है, ये 4 है. अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसके लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 है, या फिर उस नंबर के लास्ट में 2 0 आते हैं, तो यानी कि वो डिविजिबल बाय 4 है. 8 के केस में क्या होगा, कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 है, यानी लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं, या फिर लास्ट के 3 डिजिट्स 0 हैं, इसका मतलब वो 8 से डिविजिबल है. 16 के केस में क्या होगा, लास्ट के 4 डिजिट डिविजिबल बाय 16 होने चाहिए, या फिर आखिरी के 4 डिजिट 0 होने चाहिए. ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. 2 के केस में आखिरी का 1 डिजिट, 4 के केस में आखिरी के 2 डिजिट देखते हैं, 8 के केस में आखिरी के 3 डिजिट, 16 के केस में आखिरी के 4 डिजिट. ठीक है, मूविंग ऑन. डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3, 9 एंड 27. इसमें भी सेम लॉजिक है. 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3. ये तो हमें पता है, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं. अगर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अ नंबर इज 729, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि इज 729 डिविजिबल बाय 3, तो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसके डिजिट्स को ऐड कर दो. सो आंसर विल बी 18. इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. इज 18 डिविजिबल बाय 3, तो बिल्कुल 18 बिल्कुल 3 से डिविजिबल है. 3 6 18 होता है, तो बिल्कुल 18 3 से डिविजिबल है. तो यानी 729 भी 3 से डिविजिबल होगा. और सेम लॉजिक हम 9 और 27 के लिए यूज़ करते हैं. यानी जो डिजिट्स दिए हैं उनका सम निकालेंगे, सम निकालने के बाद जो बचेगा, अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल है, तो मतलब जो इनिशियल नंबर दिया है वो भी 9 से डिविजिबल है. यानी 3, 9 और 27 में सेम लॉजिक लगता है. सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय द नंबर. ठीक है, नेक्स्ट इन दिस इज डिविजिबिलिटी ऑफ 5. दिस इज वेरी इजी. आखिरी में अगर कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 5 दिया है या लास्ट में 0 दिया है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है. 10 के केस में आखिरी में 0 होना चाहिए. 6 के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी नंबर 6 से सिर्फ तब डिविजिबल होता है जब वो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हो. अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको नंबर देते हैं 216, तो पहले और आपको पूछ रहे हैं कि क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसको आप चेक कैसे करोगे. पहले आप चेक करोगे कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो आखिरी का डिजिट देखेंगे 6 तो 2 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है. अब क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 3 के लिए मैंने आपको क्या बताया, सम ऑफ डिजिट्स कर दो. तो यानी 6 7 यानी 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है. तो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ऑटोमेटिकली 6 से भी डिविजिबल होगा. ठीक
ठीक है। सो फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 6 इट शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ये याद रखना है 2 and 3, इट इज नॉट 2 और 3, इट इज 2 and 3, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एक बार इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। दीज आर लाइक सैलिड क्वेश्चंस, वेरी इजी टू डू। प्लीज डोंट मिस मार्क्स ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस तो टफ आएंगे ही, लेकिन इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको तुरंत कर लेना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।